आईडी टाइप करो। बैटरी कहाँ है? चलिए वीडियो ऑन कर लीजिए। तुषार, अनुष्का। Find acceleration of each block. Find acceleration of each block. सर यहाँ पे ये जो सरफेस है इसका मतलब वही दिया तो स्मूथ मान लीजिए। अगर यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो इसको आप लोग स्मूथ मान लीजिए। जल्दी से ट्राई कीजिए।
देखिए हिंट देता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैंने कहा कि इसको अगर मूव करना है तो नीचे टेंशन, ऊपर टेंशन, मैंने मान लिया इसका एक्सेलरेशन a1 है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन a1 है तो ये वाली पुली भी इधर की तरफ मूव करेगा विद एक्सेलरेशन a1, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे टेंशन T, तो यहाँ पे टेंशन T, ठीक है। मान लिया इधर टेंशन T है, इधर टेंशन T है, तो इधर टेंशन 2T होगा, यही होगा ना, ठीक है। अब इन दोनों ब्लॉक को देखिए, इन दोनों ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है T और T, तो ये तो 2 ब्लॉक सिस्टम हो गया जिसपे हमने दोनों पे फोर्स लगाया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ तो ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, है ना, कि यहाँ पे T फोर्स है, यहाँ पे T फोर्स है, ठीक। अब दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसका कल किए थे, इसी पे 2-3 क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं कि नहीं मूव कर रहे हैं, ठीक। और उसके हिसाब से टेंशन आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा तो 5 kg कितने से मूव करेगा वो निकाल सकता हूँ, खत्म, आगे समझ में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा कि कैसे करना है। सर्कुलर मोशन, अब देखिए सर्कुलर मोशन में अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे कि मैंने कहा कि पार्टिकल सर्कुलर पैरामीटर्स, जैसे कि आप लोग सर्कुलर पैरामीटर्स कौन कौन से पढ़ते हैं, थीटा, जब हम लोग सर्कुलर की बात करते हैं तो हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, ओमेगा के बारे में बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो मैंने कहा कि जितने भी सर्कुलर पैरामीटर्स हैं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए डिफाइन किए जाते हैं? सोच के बताइए। जितने भी एंगुलर पैरामीटर्स हैं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए डिफाइन किए जाते हैं या कहीं पे भी डिफाइन कर सकते सर्कुलर मोशन के हैं? लिए। मैं हाईवे के साइड पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे सामने से कार मूव कर रही है, ठीक। और मेरे सामने से अगर कार मूव करेगा, मैं कार को देख रहा हूँ, मैं कार को देखूंगा तो ऐसे देखूंगा ना, ठीक। तो यहाँ पे जो बॉडी है, जो कार है, वो तो लीनियर मोशन कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, अपने एंगल को मूव कर रहा है कार को देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं सिंपल से एग्जांपल लूं कि एक कार है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, कार यहाँ पे पहुंच जाएगा तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैंने कहा कि ऑब्जर्वर ने कितना एंगल बनाया, थीटा, ठीक। अब सिंपल सा क्वेश्चन एक बार जो जेईई में पूछा गया था कि जो डी थीटा अपॉन डी टी है, ये v कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से कार मूव कर रही है, ठीक। डी थीटा अपॉन डी टी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा
या इनसफिशिएंट डेटा? बताइए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल आपका इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा? अपने आप को खड़े कर लीजिए हाईवे के साइड में। आप सोचिए कि आप ऑब्जर्वर हैं, आपके सामने से कार मूव कर रही है विथ 100 किलोमीटर पर आवर, तो डी थीटा अपॉन डी टी इंक्रीज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में कि डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा? डिक्रीज करेगा। जैसे एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, मैं कार मेरे सामने से जब गुजरेगी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजर रही है, ठीक है, मेरे सामने से अगर तेजी से गुजरेगी तो मैं इसको देखने के लिए क्या करूंगा, अपनी गर्दन बहुत तेजी से घुमाऊंगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कार दूर जाती रहेगी मैं इसको आराम से देख सकता हूं, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नहीं आया समझ में? आगे लिख लीजिए। सर हाँ बोलिए। सर जो डी थीटा होता है उसको तो हम थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिखते हैं ना सर? डी थीटा अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, इसका मतलब ओमेगा। तो सर वैसे लिखेंगे तो चेंज इन थीटा अपॉन चेंज इन टाइम ही तो होता है सर, हाँ है ना सर? तो सर हाँ जब चेंज इन थीटा लिखेंगे सर वो तो पॉजिटिव है ना? ठीक है। टाइम भी पॉजिटिव है। टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? टाइम के तो टाइम के रेस्पेक्ट में ये क्या हो रहा है, जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है सर। अभी तो हम लोगों ने इसका आंसर लॉजिकली दिया है, अभी हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकली भी आंसर निकालेंगे अभी हम, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल ऑब्जर्वेशन क्या किया, जो सर्कुलर पैरामीटर्स हैं थीटा, ओमेगा या एंगुलर एक्सीलरेशन, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? ऑब्जर्वर पे, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे तभी हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें, ठीक है। वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि कौन इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अभी धीरे धीरे ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरीके से। अब जैसे कि हम लोग लीनियर में वेलोसिटी लिखते थे dx ओवर dt, तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? d थीटा अपॉन dt, ठीक। लीनियर में हम लोग बात करते थे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv ओवर dt, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन बात करेंगे d ओमेगा अपॉन dt। लीनियर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते थे और यहाँ पे बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लीनियर में वेलोसिटी के बारे में बात करते थे, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। लीनियर में एक्सीलरेशन के बारे में बात करते थे, यहाँ पे हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ चीजों को याद करने का तरीका है, मेरे को अलग से फॉर्मूले याद नहीं करेगा। लीनियर के सभी चीजें मेरे को क्लियर है तो उसको मैं एंगुलर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं थीटा। थीटा क्या है आपका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब ये आपका स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर, ठीक है।
ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। ठीक, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पार्टिकल पहले ए पोजीशन पे था और फाइनली फिर से वो ए पोजीशन पे आ गया। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट रोटेशन। अगर पार्टिकल एक कंप्लीट रोटेशन कर लेता है तो उस समय इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बताइए। जीरो। आर्यन जीरो। तुषार जीरो। गलत है। 2 पाई। हाँ 2 पाई। ठीक है, अब देखिए, अभी हम लोग ने ये तो बात कर लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो हम लोग कैसे निकालते हैं? राइट हैंड कर्ल रूल। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कीजिए, तो जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो किसका डायरेक्शन बताएगा? थीटा का डायरेक्शन। आगे समझ में? इसलिए इसको हम लोग एक नया वेक्टर कहते हैं और उसका नाम है एक्सियल वेक्टर। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो किस टाइप का वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। इसका जो डायरेक्शन होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे? राइट हैंड कर्ल रूल। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कीजिए, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन होगा? एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन। लिख लीजिए इसको फटाफट। नोट कर लिया? ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बात तो कर लिया। अब मेन मुद्दा उठता है मैग्नीट्यूड। तो आपने पढ़ा होगा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, याद कीजिए, प्लेन एंगल। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो जो थीटा का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। पार्टिकल ने क्या किया? एक कंप्लीट रोटेशन किया है। अगर एक कंप्लीट रोटेशन करेगा तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, ये कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियन। तो अगर मेरे को थीटा का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आर्क अपॉन रेडियस से निकालूंगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन। वो हम लोग राइट हैंड कर्ल रूल से निकालेंगे। क्लियर यहां तक? इसी केस में अगर मैंने पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट इन वन रोटेशन, ये कितना होगा? ये होगा 0। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन तो एक ही होगी ना एक कंप्लीट रोटेशन के बाद। तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। ओमेगा, ओमेगा क्या है आपका? एंगुलर वेलोसिटी।
ये भी क्या है आपका एक्सियल वेक्टर। जो डायरेक्शन थीटा का होता है वही डायरेक्शन ओमेगा का होता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ थीटा इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। अगर मेरे को ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? डी थीटा अपॉन डी टी। जैसे v इंस्टेंटेनियस निकालता था dx ओवर dt, ठीक है। अगर मेरे को ओमेगा एवरेज निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, सेम एज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जैसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते थे, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट करके दिखा देते। थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे आपको ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकालना है और ओमेगा एवरेज निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए। ओमेगा इंस्टेंटेनियस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4t का मतलब 4 into 2 8 रेडियन पर सेकेंड। डेल्टा थीटा निकालना है तो t इज इक्वल टू 0 पे थीटा की वैल्यू क्या है? 0। t इज इक्वल टू 2 पे थीटा की वैल्यू क्या है? 8, है ना? तो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1, मतलब कि 8 माइनस 0 दैट मींस 8 डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकंड। क्लियर है? थोड़ा स्पीड फास्ट रखिएगा नोट करने के लिए, क्योंकि अभी बेसिक चल रहा हूं तो थोड़ा तेजी में निकलूंगा, और जहां पे नया कॉन्सेप्ट आएगा थोड़ा स्लो कर दूंगा स्पीड, ठीक है। अब मैंने कहा कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। पार्टिकल ए पोजीशन पे था और कुछ देर के बाद पार्टिकल बी पोजीशन पे आ गया, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैंने कहा ये कितना एंगल मूव किया? थीटा, और इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जो ओमेगा लिखते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? डी थीटा अपॉन डी टी। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये जो आर्क है ये x है, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? थीटा की जगह डी बाई डी टी ऑफ x अपॉन आर, थीटा की जगह आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस तो कांस्टेंट है तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू dx ओवर dt। dx ओवर dt मेरे को क्या देगा? v अपॉन आर। ये आपने पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, पढ़ा है ना? ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओमेगा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। आर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा कि पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है। अभी मैंने बताया था कि जितने भी पैरामीटर्स हैं, सर्कुलर पैरामीटर्स, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करते हैं? ऑब्जर्वर पे। आगे मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो किसके रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है? जो ऑब्जर्वर सेंटर पे खड़ा है। अगर मैं सेंटर पे खड़ा हूं तो मैं क्या कहूंगा? मेरे चारों तरफ पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो मेरे रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है, मैंने कहा कि सेंटर पे ऑब्जर्वर है, सेंटर पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक। और पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी पार्टिकल की पोजीशन ये है, तो मैं कैसे, जैसे कि हम लोग बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहाँ पे जो पार्टिकल की पोजीशन बताते हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताते हैं, यही बताते हैं ना कि पार्टिकल अगर इस पोजीशन पे है तो मैंने कहा कि पार्टिकल इसके रेस्पेक्ट में इस पोजीशन वेक्टर पे है। याद कीजिए वेक्टर के केस को, ठीक है। तो हम लोग जो पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं? ओरिजिन के रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे अगर मेरे को पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है तो मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करूंगा? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, जो कि सेंटर पे खड़ा है।
तो मैंने यहाँ पे सेंटर को ही क्या मान लिया है, ओरिजिन। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मैंने कहा कि जो ए है वो आर वेक्टर पे है। क्लियर? जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो तो टेंजेंशियल होती है। अगर पार्टिकल यहाँ पे होगा तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ये होगी, पार्टिकल यहाँ पे होगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, पार्टिकल यहाँ पे होगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन। सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है उस पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये इस डायरेक्शन में है, और अभी आपने देखा था कि जिस डायरेक्शन में थीटा होगा उसी डायरेक्शन में ओमेगा होगा। थीटा का डायरेक्शन क्या है आपका, आउटवर्ड, क्योंकि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो ये थंब बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब बाहर की तरफ मैं डॉट ले रहा हूं और यहाँ पे किसका डायरेक्शन है, ओमेगा। डॉट और क्रॉस पता है ना, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कहा कि ओमेगा भी वेक्टर फॉर्म में है, वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में है और आर भी वेक्टर फॉर्म में है। तो यहाँ पे जब आपने लिखा था ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो मैं वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा, डॉट प्रोडक्ट लूंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के कारण ही मेरे को वेक्टर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वी वेक्टर आर क्रॉस ओमेगा लिखूं या ओमेगा क्रॉस आर लिखूं, कौन सा करेक्ट है? बी और आर। आर क्रॉस ओमेगा। आर क्रॉस ओमेगा। आर किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। ओमेगा किस डायरेक्शन में है, बाहर की तरफ। तो आर क्रॉस ओमेगा करूंगा तो नीचे आ जाएगा ना, तो बी तो ऊपर है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा क्रॉस आर। देखिए, ओमेगा बाहर की तरफ और आर इधर की तरफ, तो ओमेगा क्रॉस आर, थंब ऊपर चला गया ना, तो कौन सा करेक्ट हुआ, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। छोटी छोटी चीजें लेकिन इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया? ठीक है, अब देखिए यहां पे मैंने क्या कहा कि जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। सेंटर के रिस्पेक्ट में वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब ऑब्जर्वर तो हमेशा रेस्ट पोजीशन पे होता है ना, सेंटर थोड़ी ना कहीं पे मूव कर रहा है। ठीक, ओरिजिन वहीं पे है। तो एक कॉन्सेप्ट मेरे को सीखने को मिला, वो क्या है बता रहा हूं। आप लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर मैं ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर लिख रहा हूं, तो अगर सर्कुलर मोशन पे ध्यान दूं तो जो आर वेक्टर है और वी वेक्टर है इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, हमने तो फॉर्मूला सर्कुलर मोशन से निकाला है। ठीक, अब मेरे को ये भी पता है कि ओमेगा जो एंगुलर पैरामीटर्स है मैं इसको लीनियर में भी डिफाइन कर सकता हूं, पहला क्वेश्चन वही किया था, है ना। तो अब इसको, इस फॉर्मूले को मेरे को थोड़ा सा जनरलाइज करना है, तो जनरलाइज कैसे करूंगा, मैंने कहा कि ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो आपने कहा कि ये फॉर्मूला वैलिड कब है, जब वी और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और मैंने लिखा कि v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r। अगर मेरे को किसी भी लोकेशन पे ओमेगा निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू r। ठीक है, ये मेरे को देगा ओमेगा की वैल्यू। नोट कीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट हो गया सर्कल का, अब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है।
हो गया? स्टडी ऑफ ओमेगा फॉर नो सर्कुलर मोशन। अगर बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर रही है और उस केस में भी ओमेगा निकालना है, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। सर्कुलर मोशन करी तो ओमेगा आसानी से निकल जाएगा। मेन तो मुद्दा वही पे होता है ना जहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो। ठीक है, चलिए मैंने कहा कि दो पार्टिकल हैं ए और बी। ये आपका रेस्टिव पोजीशन पे है, बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विथ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो आपसे पूछा गया ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये कितना होगा? तो देखिए मैं तो सिंपल, मैं क्या कहूंगा, मेरे को ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब कि जो बी है वो ए के रिस्पेक्ट में कितने एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक, और अभी आपने देखा था कि मेरे को जनरल फॉर्मूला लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r। मेरे को तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस करनी है, a के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे रिलेटिव का भी कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक, तो जिसके रेस्पेक्ट में आपको एनालिसिस करनी है वो हमेशा क्या रहेगा, रेस्टिव पोजीशन पे। ठीक है, तो मेरा तो रिलेटिव में मैंने बिल्कुल बेसिक चीज क्या सीखी थी, मैं जिसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस करूंगा उसको उल्टा करके दूसरे में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहा हूँ, इसका मतलब ए क्या है आपका, रेस्ट पोजीशन पे। ये तो ऑलरेडी रेस्ट पे है, ए तो मूव ही नहीं कर रहा था। मेरा क्वेश्चन और इजी हो गया। ठीक, और दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था कि जितने भी वेलोसिटी होंगे उसको पहले कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वेलोसिटी को कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक किया तो 10 cos 37 is equal to 8 and 10 sin 37 is equal to 6। ठीक है, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में यही तो आर वेक्टर है। मैंने कहा कि इसकी डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर है, मैंने दिया नहीं था, दिया रहेगा क्वेश्चन, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर। अब ये बताइए यहाँ पे दो दो वेलोसिटी आ गए, एक आ गया 6, एक आ गया 8। 8 वाला सर्कल करवाएगा क्या इस बॉडी को? नहीं। ठीक है, इसको सर्कल में कौन मूव करवाएगा, 6 वाला। 8 वाला तो बिल्कुल सीधे जा रहा है। ठीक है, तो सर्कल में कौन मूव करवा रहा होगा, आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओमेगा बी ए लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, v परपेंडिकुलर 6 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.6 रेडियन पर सेकंड। क्लियर है? एक क्वेश्चन करवा दिया, अब सभी क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं फटाफट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तुषार समझ में आया? आशुतोष? यस सर, आ गया। ठीक है, सही से कीजिए, पक्का। हाँ भैया, हो गया? 0.6 आ रहा है। हाँ, बस वेलोसिटी की कंपोनेंट निकालिए, ये कितना हो जाएगा, 20 cos 53 cos 53 3/5, तो 3 into 4 12, और ये हो जाएगा आपका 16।
ये तो 10 है। मैंने क्या कहा कि विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है, इसका मतलब ए को मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट पे। ए को रेस्ट पे करना है, इसका मतलब जिसके रेस्पेक्ट में आपको एनालिसिस करनी है उसको उल्टा करो और दूसरे में ऐड कर दो। तो अगर मैं 10 को उल्टा करूंगा तो 10 नीचे आ जाएगा ना, और इसके साथ ऐड करूंगा तो 16 माइनस 10 क्या हो गया, 6। और ये तो आपका 12 है, ये आपका ए है, ये रेस्ट पे आ गया, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या हो गया, ओमेगा बी इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.6 रेडियन पर सेकंड। आगे समझ में? मैंने कहा कि एक कार है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। एक बी है जो कि ऑब्जर्वर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है 4 मीटर। ठीक, ये कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। मैंने कहा कि कुछ देर के बाद ये कार इस पोजीशन पे पहुंच गया, पी पोजीशन पे। जब ये कार पी पोजीशन पे पहुंच गया तो ये जो एंगल बन रहा था, ये बन रहा था 37। तो आपको निकालना है ओमेगा ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। चलिए फटाफट, जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लॉजिकली किया था उसका प्रूफ ये रहा। जल्दी से सॉल्व कीजिए। पहले का तो बनता है दूसरे का देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ओमेगा ए भी निकालू, इसका मतलब मेरे को इस वाले के लिए निकालना है। तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो ये आर वेक्टर हो गया। ठीक, और ये वेलोसिटी है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ठीक, ये बी तो मूव कर ही नहीं रहा, मेरे को उल्टा करके ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। बी कितना है, 10 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर पर रेडियन पर सेकेंड। ये क्लियर है, 10/4। ठीक, और मैंने कहा जब पार्टिकल इस वाले पोजीशन पे पहुंच गया तो इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने क्वेश्चन में दिया था कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये 37 है, तो ये कितना होना चाहिए, 5 मीटर। cos 37 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। आया समझ में? ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। और अभी मैंने क्या बताया था कि अगर मेरे को ओमेगा निकालना है तो मेरे को तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये अगर ये एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री, इसको अगर एक्सटेंड करूं तो ये भी 53 डिग्री हो जाएगा। वेलोसिटी का कंपोनेंट यही होगा ना जो कि आर के परपेंडिकुलर होगा। ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 10 sin 53, 3/4/5 sin 53 4/5 होता है। सही है ना? ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओमेगा पी बी 8 डिवाइडेड बाई 5 रेडियन पर सेकंड। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए जो हमने पहला क्वेश्चन लॉजिकली किया था कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो जो डी थीटा अपॉन dt है, इसका मतलब ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है। जब पार्टिकल ए पोजीशन पे था ओमेगा की वैल्यू थी 2.5, और जब पार्टिकल पी पोजीशन पे पहुंच गया तो ओमेगा की वैल्यू है 8/5। वैल्यू कम है ना, 1.6 हो गया। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। आर्यन क्लियर है? तुषार बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा ना?
ठीक है, क्योंकि फैब में टेस्ट होना है। आप लोग से ज्यादा टेंशन मेरे को है, 2 महीने हैं मेरे हाथ में और बहुत सारी चीजें बतानी है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल धीरे धीरे चलते चलते सिर्फ 11th भी कंप्लीट ना हो पाए 2 महीने में, ठीक है। फिर आप लोग आखिर में मेरे को ही गाली देंगे, क्या पढ़ाया है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। चलिए, मैंने कहा कि एक पार्टिकल को आपने थ्रो किया 10√2 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। फाइंड ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट when body is at highest point। जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है तो विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन उसकी ओमेगा कितनी है। ये तो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ना, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में 45 डिग्री पे आपने प्रोजेक्ट किया है। अगर ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मतलब कि ये ऐसा पैराबोलिक पाथ लेगा, जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10√2 cos 45, दैट मींस 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब मेरे को क्या निकालना है, ओमेगा। तो ओमेगा कैसे निकालूं, ये वैल्यू आपको पता है h, ये वैल्यू आपको पता है r/2। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं एक ट्रायंगल बन जाएगा ना, ठीक है। क्योंकि मेरे को तो फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r, ठीक। तो v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r निकालने के लिए मेरे को अल्फा निकालना पड़ेगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाय r। वैल्यू निकालिए फटाफट, अब तो सॉल्व कर दीजिए। पूरा सॉल्व करके निकालिए कितनी आ रही है वैल्यू। tan अल्फा की वैल्यू सर 1/2 आ रही है। 1/2, ठीक है। ये तो हर एक का निकल जाएगा ना, ठीक है। h और r की वैल्यू पुट करनी है। तो tan अल्फा की वैल्यू 1/2 हो गई। अब देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, हाइपोटेनस कितना आ रहा है, इसकी भी वैल्यू निकालिए। r तो यही होगा ना, v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r तो यही होगा। तो r बताइए ये कितना है, हाइपोटेनस की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अरे आप लोगों का पेन तेज चलना चाहिए। हाइपोटेनस की वैल्यू निकालिए। 5√5। 5√5 सभी का ये आ रहा है, 5√5 आ रहा है। तो ये वैल्यू हो गई 5√5। ये आर आ गया। मेरे को तो v परपेंडिकुलर चाहिए ना, जो कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 10 cos 37, तो ये हो जाएगा cos अल्फा, ठीक। और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 10 sin अल्फा। इसकी वैल्यू निकालिए कितनी आ रही है,
tan अल्फा पता है तो sin अल्फा की वैल्यू 10/√5 आ जाएगी। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, v परपेंडिकुलर 10/√5 डिवाइडेड बाई 5√5 2/5 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए फटाफट कर लीजिए। ये रॉड है, मैंने कहा कि रॉड की लेंथ है आपकी 10 मीटर, ये एंगल 37 है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मैंने कहा कि इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड। मेरे से पूछा गया ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कर लेंगे? देखिए तरीका बता देता हूँ। कांस्टेंट रिलेशन से आप लोग बी भी निकाल सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन करवाया था कांस्टेंट रिलेशन में। अगर ये 8.10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो बी कितनी वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा, निकाल सकते हैं ना? ठीक, तो ये डायग्राम देखिए कैसे बन जाएगा। ये डायग्राम कुछ आपको ऐसा नजर आएगा, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बी से, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बी। ठीक, मेरे को क्या करना है, मेरे को तो ओमेगा ए बी चाहिए, मतलब कि मेरे को किसको रेस्ट पे करना है, बी को। तो मैं इसके कंपोनेंट्स निकालूंगा, ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसका भी कंपोनेंट निकालूंगा, एक डायरेक्शन इधर आएगा, एक डायरेक्शन इधर आएगा। मेरे को बी के रेस्पेक्ट में एनालिसिस करनी तो मैं बी को रेस्ट पे करूंगा ना। अगर बी को रेस्ट पे करूंगा तो बी को उल्टा करूंगा और ए में ऐड कर दूंगा। पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया जो स्टार्टिंग में करवाया था, ए और बी पॉइंट, ये 20 से ज्यादा, ये 10 से ज्यादा नहीं होगा। पक्का हो जाएगा ना, हिंट दे दिया है, नोट कर लीजिए हिंट, उसके बाद फिर सॉल्व करते रहिएगा घर पे। अब देखिए अगर एक पार्टिकल आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है सर्कल में, तो वो कैसा सर्कुलर मोशन होगा, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, मैंने कहा कि एक पार्टिकल है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट हो रहा है। ठीक, तो अगर ये इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग टाइम पीरियड डिफाइन करेंगे। टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू सिंपल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने कहा कि ये v, जो v था ये कांस्टेंट स्पीड थी, कांस्टेंट स्पीड। तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2πr डिवाइडेड बाय v, लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ 2π डिवाइडेड बाय v अपॉन r। v अपॉन r क्या होता है, ओमेगा, तो सिंपल क्या लिखूंगा 2π अपॉन ओमेगा। और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, t इज इक्वल टू 2π बाय ओमेगा, पढ़ा है ना टाइम पीरियड निकालने का, 12th रिसेंटली पढ़ा है ना, ज्यादा दिन हुए नहीं है, पढ़ भी रहे होंगे। तो टाइम पीरियड हमने निकाल लिया 2π बाय ओमेगा। अब कई बार क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, हमें ओमेगा नहीं दिया रहता, हमें लिखा रहता है नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट। मैंने कहा कि 60 आरपीएम, 60 आरपीएम का मतलब क्या हुआ, 60 रोटेशन इन 1 मिनट। ठीक,
मैं आरपीएम और ओमेगा के बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूं। मैंने लिखा एन आरपीएम। एन आरपीएम का मतलब क्या होगा? रोटेशन पर मिनट। तो एक रोटेशन में कितना एंगल मूव होता है? 2 पाई। वन रोटेशन में कितना एंगल मूव हो रहा है? 2 पाई। तो एन रोटेशन में कितना एंगल मूव होगा? 2 पाई एन। एन रोटेशन में कितना टाइम लग रहा है? 1 मिनट, इसका मतलब 60 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना एंगल मूव होगा? 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60। तो एंगल इन 1 सेकेंड, इसी को तो ओमेगा कहते हैं। अरे यूनिटरी मेथड बिल्कुल बेसिक मेथड से बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60। जो आपके फॉर्मूले को याद रखें, कई जगह यूज होगा आपका, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रोटेशन के टर्म में दिया हुआ नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट, तो मैं क्या करूंगा? 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60। लेकिन कई बार क्वेश्चन को बता, पढ़िएगा ध्यान से। कभी कभी हम लोग आरपीएम हमें रटा हुआ है कि अगर एन आरपीएम दिया तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 60 लिख दूंगा डायरेक्ट। लेकिन जल्दबाजी में यहाँ पे क्या दिया रहता है? आरपीएस, रोटेशन पर सेकंड। तो अगर रोटेशन पर सेकंड दिया है तो मेरे को यहाँ पे 60 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, सिंपल 2 पाई एन हो जाएगा, ठीक है ना। इससे छोटी छोटी चीजें जिसको याद रखिएगा, जल्दबाजी में सिली मिस्टेक मत कीजिएगा। ये सिली मिस्टेक है, तो हम लोग जल्दबाजी में गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। क्लियर है? चल, मैंने कहा कि एक सैटेलाइट है, इसको ए सैटेलाइट है, इसको रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? 6 घंटे। इस डायरेक्शन में घूम रहा है। एक कंप्लीट रोटेशन करने में इसको कितना टाइम लगता है? 6 घंटे। एक और सैटेलाइट है जो कि बड़े वाले रेडियस में मूव कर रहा है, बी सैटेलाइट। बी सैटेलाइट, इसका टाइम पीरियड कितना दिया हुआ? 10 आवर। ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में क्या है? दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। कितने टाइम के बाद दोबारा एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे? क्वेश्चन आ गया समझ में? चलिए फटाफट करके दिखाइए। तीस घंटे कैसे किया? एलसीएम ले लिया, उल्टा घुमा दीजिए। एक को क्लॉक हो जैसे 20 तक, तब एलसीएम नहीं हो। जब दोनों ठीक टाइप का लोग तभी देखिए ओमेगा ए निकाल सकता हूं, 2 पाई बाई T1, T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा बी कितना होगा? 2 पाई बाई T2 बल्कि 2 पाई बाई 6
और ये हो जाएगा 2 पाई बाई 10। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, बी को रेस्ट पे कर दिया, ठीक है। बी तो ऐसे ही मूव कर रहा था ना बड़े वाले सर्कल, ठीक, और ये छोटे वाले सर्कल में मूव कर रहा था। अगर मैंने बी को रेस्ट पे कर दिया तो मेरे लिए देखिए क्वेश्चन आसान हो गया। ये वापस ए को जितना घूमने में टाइम लगेगा वही तो टाइम होगा जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। अगर मैंने एक को रेस्ट पे कर दिया ये क्वेश्चन इजी हो गया ना, मतलब कि रिलेटिव के कॉन्सेप्ट ने क्वेश्चन को इजी कर दिया। मैं यहाँ पे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, मेरे को बी को रेस्ट पे करना है, इसका मतलब मैं क्या निकाल लूंगा, ओमेगा ए बी। ओमेगा ए बी का मतलब क्या हुआ, ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी। मैं बी के रेस्पेक्ट में एनालिसिस करूं, इसका मतलब बी को मैंने क्या कर दिया, रेस्ट पे। ओमेगा ए बी कितना हो जाएगा, ओमेगा ए कितना सर 2 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई बाई 10, ठीक। अब ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, ओमेगा ए बी से मूव कर रहा है, तो इसको एक कंप्लीट रोटेशन करने में कितना टाइम लगेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा ए बी। ये आंसर आ गया, नहीं आया समझ में? आ गया। अगर ए क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता, बी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता, तो यहाँ पे क्या साइन आ जाता, प्लस, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे ना। चलिए, मैंने कहा कि एक रॉड है, इसको मैंने यहाँ पे हिंज पे कर दिया, और ये रॉड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 पॉइंट ले रहा हूं, मैंने कहा ये सी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, ठीक। अब एक रॉड है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ, ये रॉड है, ठीक है। तो ये कैसी बॉडी है, रिजिड बॉडी। अगर रिजिड बॉडी है तो हर एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, ओमेगा ए विथ रेस्पेक्ट टू सी, ओमेगा ए विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा बी विथ रेस्पेक्ट टू सी, ओमेगा डी विथ रेस्पेक्ट टू सी, ओमेगा बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ओमेगा डी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ये कॉन्सेप्ट है, निकाल सकते हैं क्या? देखिए मैं ही निकाल रहा हूं, आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। मैं तो सिंपल जानता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर, ठीक। मैंने कहा कि ये जो डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये आपका l डिस्टेंस है। मैंने डिस्टेंस मान लिया। अगर ये यहाँ पे हिंज दिख गया और ये आपका रोटेट कर रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू x ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे b वाले की स्पीड होगी y इंटू ओमेगा, उसी तरीके से d वाले की स्पीड होगी l इंटू ओमेगा। आ रहा समझ में? यहाँ पे मैं ओमेगा AC लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं C को क्या करूँ, रेस्ट पे, C तो ऑलरेडी रेस्ट पे हिंज्ड है, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, V परपेंडिकुलर कितना है, x ओमेगा डिवाइडेड बाई r, r कितना है C वाले से, x, ओमेगा आ गया। यहाँ पे अगर मैं लिखूं ओमेगा BC, मतलब कि C को मेरे को रेस्ट पे करना पड़ेगा, C ऑलरेडी रेस्ट पे है, तो B कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, y ओमेगा डिवाइडेड बाई y, ओमेगा आ गया। इस वाले से ओमेगा DC, तो ये कितना आ जाएगा, L ओमेगा डिवाइडेड बाई L, ओमेगा आ गया। ओमेगा BA, मैं तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, A के रेस्पेक्ट में, तो A के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, B की वेलोसिटी कितनी है, y ओमेगा, और A की वेलोसिटी कितनी है, x ओमेगा। अगर इसको रेस्ट पे करना है तो इसको उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा,
तो उल्टा करके ऐड किया तो माइनस एक्स ओमेगा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वाई माइनस एक्स। इसमें से ओमेगा कॉमन लेंगे तो देखिए वाई माइनस एक्स ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, ओमेगा। लास्ट वाले पार्ट में आ जाइए, ओमेगा डी ए। ओमेगा डी ए की बात करें तो डी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एल ओमेगा, माइनस ए की वेलोसिटी कितनी है, एक्स ओमेगा, डिवाइडेड बाय एल माइनस एक्स, तो ये भी कितना आ गया, ओमेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी है तो अगर मैं किसी भी एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी निकालूं तो हमेशा सेम होगा, वो किसके इक्वल होगा, जो उस पार्टिकल की या जो उस रिजिड बॉडी के ओमेगा। नहीं आया, नोट कर लीजिए फटाफट। आशुतोष, जब तक आपका नेट कनेक्टेड है क्लास को अटेंड कीजिए, डेटा बचा के करेंगे क्या, ठीक है। मूवी थोड़ी ना देखना है डेटा बच गया तो कि चलो डेटा बचा तो आज मूवी देखा जाएगा। डेटा को क्लास में यूटिलाइज कीजिए, मूवी देखने का बहुत मौके मिलेंगे। सर मुझे रेक्टिलिनियर का सवाल पूछना था। अच्छा सवाल, उसके लिए मैं एक डाउट सेशन रख लूंगा 5:15 का क्लास, एक डाउट सेशन में, ठीक है। इसी फ्राइडे या सैटरडे को डाउट सेशन रख लेता हूँ, तो आप लोगों का वो एनएलएम वाला पार्ट भी आ जाएगा, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सर टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे? जहां तक मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर डिस्कशन ऑन एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन। मैंने कहा कि जो पार्टिकल है वो इस पोजीशन पे है, ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक। वो किसी बी पोजीशन पे है, इसको ओरिजिन मान लिया सेंटर, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसकी पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं क्या, ओबी। ओबी पोजीशन वेक्टर क्या होगी, इसका रेडियस आर है, ओबी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मैथ्स के स्टूडेंट है, ये होगा ना, ये आर है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर cos थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आर sin थीटा, जिसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, आर cos थीटा i कैप प्लस आर sin थीटा j कैप। आगे समझ में? अरे यस नो कुछ तो बोलेंगे, मेरी स्पीड को कम मत कीजिए, जहां तक सोचा करवाने दीजिए। तो अब मैंने कहा कि मेरे को चाहिए यूनिट वेक्टर। मैंने कहा कि इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, ई आर कैप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आपको ओबी वेक्टर पता है ना, ओबी वेक्टर लिख दिया मैंने, तो ई आर कैप कितना हो जाएगा, ई आर कैप हो जाएगा आपका ओबी वेक्टर डिवाइडेड बाय ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, रेडियस के इक्वल, वो तो आर है, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं इस वेक्टर को आर से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप, ठीक है।
मेरे को टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। मैंने एक तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लिया और मेरे को टेंजेंशियल डायरेक्शन में चाहिए। तो मैं वेक्टर का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूं ये जो ER कैप था, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो मेरे को ET कैप मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, डायरेक्शन में दोनों का अलग अलग है, ठीक। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं ER कैप को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो मेरे को ET कैप मिल जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है आपका पॉजिटिव, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ET कैप इज इक्वल टू R cos 90 plus theta I cap plus sin 90 plus theta J cap। प्लस 90 क्यों लिया, क्योंकि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूं, ठीक। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो ET कैप आपको क्या मिल गया, ET कैप आपको मिल गया, सॉरी 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 R नहीं है ना, मैं तो यूनिट वेक्टर लेता हूं, यूनिट वेक्टर के, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा I कैप प्लस cos थीटा J कैप। यहां तक समझ में आ गया। मैंने कहा कि पार्टिकल की जो पोजीशन वेक्टर है वो तो ये है, सही लिख रहा हूं। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर यही है ना, R cos थीटा I कैप प्लस R sin थीटा J कैप, ठीक। अगर मैं पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करूं टाइम के रेस्पेक्ट में मेरे को क्या मिलेगा, वेलोसिटी, ठीक। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dr अपॉन dt, और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv ओवर dt, यही होगा ना। चलिए फटाफट डिफरेंशिएट करके निकालिए, मैथ्स है, आप लोग को आना चाहिए, जल्दी लिख कीजिए। पोजीशन वेक्टर को पहले टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, मेरे को बताइए वेलोसिटी कितनी आ रही है, उसके वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, फाइनल बताइए एक्सीलरेशन कितना आ रहा है। तुषार आ रहा है समझ में, तुषार समझ में आ रहा है। आपका तो मेरे को फेस भी नहीं पता चला, मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ कि कुछ कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। देखिए ये आ रहा है पहला, हम लोग यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो लेकिन यहाँ पे क्या है cos थीटा, तो cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो थीटा को भी मेरे को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यही करता है ना चेन रूल। तो d थीटा अपॉन dt क्या होता है, ओमेगा। तो यहाँ पे भी ओमेगा आ गया, यहाँ पे भी ओमेगा आ गया। ओमेगा को आपने कांस्टेंट लेके बाहर ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, r ओमेगा माइनस साइन थीटा I कैप प्लस cos थीटा j कैप। नहीं आया समझ में, तुषार नहीं आया, कहाँ पे नहीं आया, बंद कर दे सर। ये कौन? वाला स्टेप शुरू से बता दीजिए एक बार, ये वाला डिफरेंशिएशन वाला। cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, टाइम के रेस्पेक्ट में।
और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यस सर, तो थीटा को अलग से थीटा। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, चेन रूल यही होता है। तो यस मैंने सर, यस सर, आ गया आ गया। अब आ गया। यस सर, आ गया। अब इसको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिए। यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल हैं? ओमेगा और थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा? प्रोडक्ट रूल। पहले एक को कांस्टेंट रखूंगा, दूसरे को डिफरेंशिएट करूंगा, दूसरे को कांस्टेंट रखूंगा, पहले को डिफरेंशिएट करूंगा। तो मैं पहले वाले को कांस्टेंट रख रहा हूँ आर ओमेगा को, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? ओमेगा, प्लस cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा। यही होगा। प्लस दूसरे वाले को कांस्टेंट रखिए, दूसरे वाले को कांस्टेंट रखूंगा तो साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप, और पहले वाले को डिफरेंशिएट करूंगा। पहला क्या था? आर ओमेगा, तो आर तो कांस्टेंट है। ओमेगा का डिफरेंशिएशन डी ओमेगा अपॉन dt। डी ओमेगा अपॉन dt क्या होता है? अल्फा। बताया था ना स्टार्टिंग में, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ओमेगा को कॉमन बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा? आर ओमेगा स्क्वायर, और माइनस को भी बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और ये हो जाएगा आपका प्लस आर अल्फा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप। ये आएगा ना फाइनली। ये क्या था? cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये क्या है? ER क्या? ई आर कैप। तो ये आ गया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप, और ये क्या था? ईटी कैप। ठीक है सर। तो आर अल्फा ईटी कैप। यहां तक नोट कीजिए फटाफट, 5 मिनट का टाइम और लूंगा, आज इसको खत्म कर देते, फिर कल इसी पे डिस्कशन करेंगे। नोट कर लिया? ठीक है। अब देखिए एक्सीलरेशन आपने निकाला माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप प्लस आर अल्फा ई टी कैप। पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, मैंने कहा कि पार्टिकल इस पोजीशन पे है, तो पहला वाला क्या आ रहा है? माइनस ई आर कैप, है ना? मतलब कि एक एक्सीलरेशन होगा ई आर कैप के अपोजिट डायरेक्शन में, और एक एक्सीलरेशन होगा ईटी कैप के डायरेक्शन में। तो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और जो सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो मैंने क्या कहा कि सर्कुलर मोशन में दो दो एक्सीलरेशन मौजूद होते हैं। एक होता है आपका सेंटर की तरफ जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो एटी क्या है आपका? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और जो एसी है ये क्या आपका? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अगर मेरे से पूछा कि ए नेट कितना है, तो ए नेट में क्या कहूंगा? अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? चलिए आज यहीं तक, कल इसे थोड़ा फिर स्पीड को स्लो रखूंगा, क्योंकि इसमें फिर कॉन्सेप्ट बताना है। डेरिवेशन वाला पार्ट है, इसको आप दोबारा भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 11th वालों को मैं 4 लेक्चर में जो पढ़ाता हूँ आज आप लोगों को 1.25 घंटे में खत्म करवाया। ठीक है, स्पीड ऐसी रहेगी। उन लोगों को मैं जिसमें 5 लेक्चर ले रहा हूँ तो आप लोगों को 1 लेक्चर में खत्म करवाना पड़ेगा। टारगेट यही है कि फेब तक आपका सिलेबस हो जाए, नहीं भी हो तो कम से कम 90% को हम लोग टच कर लें, ताकि सेकंड अटेम्प्ट जो हमें मिलेगा तो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जहां पे आपको लगे कि नहीं इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस और रिक्वायरमेंट है, तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए हम लोग को 3 महीने तो मिलेंगे। ठीक है, मई एंड तक होना चाहिए सेकंड अटेम्प्ट, अगर फेब में ये पहला अटेम्प्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग और अच्छे से इसको फिर सभी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो कल इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कल या परसों तक सर्कुलर मोशन खत्म करवा दूंगा।
और सर्कुलर मोशन समझ में आएगा तभी हमारा रोटेशन आएगा, कई सारे पॉइंट्स रिपीट होंगे रोटेशन में। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।